साबिक वज़ीर खालिद खुर्शीद साहब तो नाअहल हो चुके हैं, तो क्या पार्टी का जो ओहदा है उनके पास, वो ओहदा उनके पास बरकरार रह सकता है कानूनी एतबार से? उस पर कोई कानूनी चाराजोई करेगा तो हो सकता है ना रहे। अच्छा, आपके पार्टी के बड़े सरगर्म रहनुमा कारकुन रह चुके हैं फताउल्लाह साहब, उसके अलावा जावेद मनवर साहब, उनको पार्टी से फारिग किया गया, ये बेहतर डिसीजन है? मेरा नहीं ख्याल कि सियासी पार्टियों के अंदर इस तरह की जल्दबाजी में फैसले नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन साहब की हुकूमत में 2.5 सालों में मुसलसल गंदम का एक बुरान क्राइसिस रहे, और पहले साल तो आप लोगों की हुकूमत बनने के बाद 1 साल में तो कम से कम चोकर भी मिलते थे, अगले साल तो चोकर भी लोगों को नसीब नहीं हुआ। तो ये गंदम का बुरान स्टिल ये बुरान है, और आपके हल्के के जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ गंदम के बुरान की वजह से लोगों को काफ़ी इशूज़ का सामना है। अकील गंदम का बुरान सिर्फ एक जगह में नहीं है, हर जगह में। उसकी वजूहात भी आपको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। एक और खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली नज़ीर एडवोकेट साहब। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। इनके साथ तफसीलन हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से। सबसे पहले तो आपका बतौर स्पीकर ओहदे में फाइज होने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है, तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, खालिद खुर्शीद की डिग्री का मामला उठना और फिर कोर्ट से वो नाअहल होना और फिर उनको इक़्तिदार से बाहर होना, उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब होने तक, ये तमाम जो मामलात हो चुके हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया अकिल। एक तो आपने बात की खालिद खुर्शीद साहब की नाअहली का, वो कोर्ट डिसीजन है। कोर्ट में उसका केस चला और उस पर जब तक सुप्रीम अपीलेट कोर्ट उसको रिवर्स नहीं करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि अदालत का फैसला दुरुस्त है। क्योंकि अदालती फैसला है, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो वो एक कोर्ट के फैसले की रोशनी में डिस्क्वालीफाई हो गए और कंसिक्वेंटली इलेक्शन कमीशन ने इसको डी-शीट किया। तो अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, मतलब सादिक और अमीन नहीं रहे उस बात पे। हाँ, सेक्शन 231 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो उसका 231 का ताल्लुक आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 62 और 63 से है, जिसमें जो आप बता रहे हैं सादिक और अमीन नहीं होना एक डिस्क्वालिफिकेशन है। उस बुनियाद पे खालिद खुर्शीद साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। बिल्कुल। और कॉन्सिक्वेंटली डी-शीट हो गए। सियासी फिर एक गेमी जो शुरू हो चुकी थी, और नेचुरल वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था। चीफ मिनिस्टर साहब चले गए और तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो होना था, एक्सपेक्टेड था। खालिद खुर्शीद साहब के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद हालात तब्दील हो गए। तो एक ग्रुप था जो जब खालिद खुर्शीद साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी कुछ मेंबरान के खदशात थे, कुछ मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिल्कुल। उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते थे, शुरू से था। एक ग्रुप वो था और एक ग्रुप, उस ग्रुप में मेरे ख्याल में आप भी थे। हाँ, कोई 1.5 साल पहले कुछ वजूहात की बुनियाद पे आपको पता है हमने खान साहब तक अप्रोच की थी, पेशावर में हमारी मुलाकात हो गई थी और इन राइटिंग हमने अपनी शिकायत पहुंचाई थी खान साहब को। तो वो भी था, लेकिन स्पीकर के इलेक्शन के बाद तकरीबन पार्टी एक पेज पे आ चुकी थी। लेकिन उस दौरान भी कुछ हमारे 4 मेंबरान थे जिन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में मुझे वोट नहीं किया था और पार्टी के साथ उनके इख्तलाफात उस वक्त भी थे। कुछ मेंबरान के इख्तलाफात पहले से भी बिल्कुल वो सरफेस पे नहीं आ रहे थे, लेकिन इंटरनली इख्तलाफात जरूर मौजूद थे, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर एक तकसीम का अंसर पहले से मौजूद था। बिल्कुल। और फिर वो सिचुएशन एग्रावेट कर गई उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। तो 5 तारीख को तो 19 मेंबरान आए थे इधर राजा आजम साहब को वोट करने के लिए। इलेक्शन मैंने नया शेड्यूल जारी किया 13 तारीख के लिए। तो उस दौरान पीटीआई में से एक ग्रुप निकल के फॉरवर्ड ब्लॉक बना, उनकी तादाद चीफ मिनिस्टर साहब मिला के 12 हैं। और उसी दौरान राजा आजम साहब
ने एक ग्रुप तश्कील लिया, पीटीआई हम ख्याल ग्रुप के नाम से। तो करके इलेक्शन हो गए तो एक ग्रुप ने बाइकाट किया, तो उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। तो एज ए स्पीकर बनने तक आपकी एफिलिएशन होती है किसी पार्टी के साथ, लेकिन स्पीकर बनने के बाद इस ओहदे का मंशा यही है कि मुझे न्यूट्रल रहना पड़ता है, रहना लाजमी होता है। तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि ट्रेजरी बेंचेस में कौन बैठे हैं और अपोजिशन बेंचेस में कौन बैठे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते ये बताएं कि वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब तो नाएल हो चुके हैं, तो क्या पार्टी का जो ओहदा है उनके पास, वो ओहदा उनके पास बरकरार रह सकता है कानूनी एतबार से? उस पर कोई कानूनी चाराजोई करेगा तो हो सकता है ना रहे। मतलब अभी तक किसी ने कानूनी नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पार्टी के कुछ आपके जो अभी भी मिनिस्टर्स हैं उनको बाकायदा पार्टी के सरबराह की जानिब से शोकास भी इस वक्त मिल चुका है, उसमें आप भी शामिल हैं? नहीं, मैं क्यों शामिल होऊंगा, लेकिन स्पीकर को इस तरह का नोटिस आता भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सी कानूनी कार्रवाई की? ये मेंबरान को नोटिस भेजेंगे तो इनका क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में नहीं होंगे ना, और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है मुझे बताएं। तो आप ये समझते हैं कि ये जो शोकास निकाला गया है ये पार्टी के लिए के वसीतर मुफाद के लिए बेहतर नहीं है? अब मैं स्पीकर तो कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि एक 22 ने इसका एक आंसर बीच में आ जाता है। ठीक है। स्पीकर बनने के बाद अगर मैं किसी पार्टी की तरफ मेरा टिल्ट हो, ये तासर जाए कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर आज स्पीकर मुझे जेब नहीं देता है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल मामला है, नोटिस इनको मौसूल हो गई है, ये उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका प्रॉपर रिप्लाई जमा करेंगे, तो उसके बाद अगर पार्टी मुतमईन हुई तो वो पार्टी में रहेंगे, अदरवाइज पार्टी से निकाले जाएंगे। लेकिन इसका असम्बली के एज मेंबर असम्बली इन पे कोई असर नहीं होना इसका। अच्छा, अब आपके पार्टी के बड़े सरगर्म रहनुमा कारकुन रह चुके हैं फताहुल्लाह साहब, उसके अलावा जावेद मनवर साहब, उनको पार्टी से फारिग किया गया, क्या ये बेहतर डिसीजन है? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, 9 मई के बाद सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में वफाक में सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। जमहूरियत को या आप पार्लियामान को उससे पहले जिस अंदाज में चलाते थे, इस तरह के हालात पैदा हो गए, उसके बाद वैसे चलाना मुमकिन नहीं रहा। उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं, वफाक में भी देख रहे हैं, कौमी असम्बली में भी देख रहे हैं, आप सेनेट में भी देख रहे हैं। मखसूस हालात हैं जिनमें मुफ्त चल रहा है, असम्बलियाँ चल रही हैं, तो उसका असर किसी न किसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में होना था। बिल्कुल। तो वो हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि सियासी पार्टियों के अंदर इस तरह की जल्दबाजी में फैसले नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब फतहुल्लाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मेंबरान थे, इन सब में मोस्ट सीनियर फतहुल्लाह खान साहब, बिल्कुल, असम्बली के अंदर। वो आज भी वही बात करता है, रजिस्ट करता रहा कि मुझे गलत निकाला गया है। और जिस तरह से शो कास्ट नोटिस, उसको मैंने पूछा था पर्सनली, उसको कोई शो कास्ट नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है प्रॉपरली, कानूनी कोई तरीकेकार है। हर पार्टी का अपना जवाब अगर नहीं देते आइन है, हर पार्टी का एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी अपना आइन है, जिसमें आप अगर किसी मेंबर को, वो भी असम्बली मेंबर हो, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल रहा हो, पुराना सबसे पुराना मेंबर है हमारे पार्टी का, उसको निकालते हुए आपको एक पर्सनल हियरिंग का चांस दिया जाता है। ये सारी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल। जब तक आप उसको पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं देते, नहीं सुनते उसको प्रॉपरली, उसका जवाब नहीं लेते, तब तक आप नहीं निकाल सकते उसको। तो जिस तरह से निकाला गया है, ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई संजीदा हरकत है। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत गलत फैसला है। कम से कम निकालते तो चार्जशीट उसको किया था, उसको जवाब का पूरा मौका मिलना चाहिए, उसकी पर्सनल हियरिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर पार्टी मुतमईन ना हो तो तब उसके खिलाफ कार्रवाई करे। वो तो बता रहा है कि जी उसको 3 दिन का नोटिस दिया है, और वो भी शायद बजरी सोशल मीडिया पता चला है। उसने कोई नोटिस रिसीव नहीं किया, उसके बावजूद इसने रिप्लाई दिया है पार्टी को। जिस दिन रिप्लाई दिया है उसी दिन, मेरा ख्याल तो ये कि पढ़ा भी नहीं होगा,
उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो गई। तो जावेद मनवा को तो मेरा ख्याल है उसको नोटिस भी नहीं सर्व हुआ है। ऐसे निकाला जाना पार्टी के लोगों को, और वो भी पार्टी के इलेक्टेड लोग हों, पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़के आए हों, तो ये कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। खान साहब ने भी नहीं पूछा इस हवाले से कोई इनसे? मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। अच्छा, गिजर एक्सप्रेस वे जो है बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मनसूबा है, जिस पर काम भी अभी जारी है, लेकिन कुछ अवामी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ात में से एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ के लोगों के कंपनसेशन के कोई इशूज़ हैं। एक सबसे बड़ा इशू ये है, और उसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो गिजर एक्सप्रेस वे है ये गाकू सिटी के ऊपर से इसने गुजरना था, लेकिन जो पीढ़ी है वो अपनी मनमानी से इसको बाजार से गुजारना चाह रहे हैं, तो उस पर लोगों के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। शुरू दिन से इशूज आते रहे, वो सेटल होते रहे। लैंड कंपनसेशन का इशू शुरू दिन से उठा था। एक तो लोग कंपनसेशन कम थी तो नहीं लेना चाहते थे, तो रेट्स हमने इन्हांस कराए हैं, अभी नए रेट्स आ गए, तो वो इशू सेटल हुआ है। और कंपनसेशन की पेमेंट, सारी बात है, रेवेन्यू स्टाफ ने काम करना होता है, फील्ड बुक्स बननी होती है, उस पर अच्छा खासा वक्त लगता है, तो वो तेज़ी से काम जारी है। बल्कि मैंने 3 तारीख को इधर कमिश्नर साहब को, डीसी साहबान को मैंने मीटिंग रखी है, उनके साथ मैंने तफसीलन बैठता है। आवाम की तरफ से है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेरे ऊपर भी है, गवर्नमेंट के ऊपर भी है, तो उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द एड्रेस करेंगे इस इशू। ठीक है, हल हो जाएगा। और साथ ये कागज के सिटी से, हाँ, वो अब बीच में इस तरह की कोई बात चली थी, किसी कंसल्टेंट ने शायद एडवाइस किया था, तो उस पर जीएम साहब और पीडी साहब से मेरी बात हुई है, मीटिंग की है मैंने इनके साथ, और मैंने यही कहा कि वो बाजार से गुजारना मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा, ये बड़ा मसला नहीं। अच्छा, यूँ तो आपके तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2.5 सालों में मुसलसल गंदम का एक बहरान क्राइसिस रहे, और पहले साल तो आप लोगों की हुकूमत बनने के बाद 1 साल में तो कम से कम चोकर भी मिलते थे, अगले साल तो चोकर भी लोगों को नसीब नहीं हुए। तो ये गंदम का बहरान स्टिल ये बहरान है, और आपके हल्के के जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ गंदम के बहरान की वजह से लोगों को काफ़ी इशूज़ का सामना है। अकील गंदम का बहरान सिर्फ एक जगह में नहीं है, हर जगह में। उसकी वजूहत भी आपको पता है। गंदम के रेट्स बढ़ गए, हमारी सब्सिडी अभी इस साल 10.5 अरब कर दी है फेडरल गवर्नमेंट ने गंदम पे, उससे पहले 8 अरब थी, फिर एक साल तो हमने अपने बजट से 1 अरब रुपए लोकेट करके दिया, परचेज की थी गंदम। अब 10.5 अरब रुपए हमें वफाक की तरफ से मिलते हैं। गंदम की कीमतें बढ़ाने के बाद 3 अरब रुपए सेल प्रोसीड की बातों में जमा होते हैं, तो आप कैलकुलेट करें तो ये कुछ 13.5 अरब रुपए बनते हैं। जबकि 16 लाख बोरियां आप परचेस करते हैं तो अभी 19.5 अरब रुपए आपको चाहिए, अब शायद उससे भी ज़्यादा रेट्स बढ़ गए हों, तो 19.5 अरब रुपए आपको चाहिए, तो उस 10.5 अरब या 13.5 अरब रुपए में आपको 16 लाख बोरियां तो नहीं मिलती हैं। तो इसका हल क्या है? हल इसके और काम करने की ज़रूरत है। एक तो हल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को, जब हमारी मुलाकात हुई थी मेरी और फाइनेंस मिनिस्टर की सागडार साहब के साथ और कारा साहब के साथ, एक तो हमने गुजारिश ये की थी कि आप हमें लोकल वीड दे दें। अगर लोकल वीड देते हैं तो अच्छी क्वांटिटी हमें मिल जाती है, मिल जाएगी। मसलन 9.5-10 हज़ार में एक बोरी अगर पंजाब की मिलती है, वही बोरी गंदम की हमें 16.5 हज़ार में मिलती है इम्पोर्टेड। बिल्कुल रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो ये कि लोकल वीट दे दें हमें, अच्छा वो अगर नहीं देते हैं तो सब्सिडी की बढ़ा दे, सब्सिडी 10.5 की बजाय 15 कर दे, 16 कर दे। एक तो ये है इन मामलों को हल करने में। वो अभी मुझे नहीं पता। अभी एक काम करेंगे आप, वहाँ पे तमाम मुंतखब जो मेंबरान है कमिंग आपके 5 को मेरे ख्याल में इजलास से, इस इजलास में सब जो है करारदाद पास करें कि गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का बहरान है और उसकी वजह से कहत का एक समा बरपा है इलाके में। वफाक से हम अपील करते हैं फौरी तौर पर इस मसले पर संजीदगी के साथ कोई नहीं तो किया है ना, पहले भी किया है, हमने रिकमेंडेशंस भी भिजवाई है, हमने जाके बात की है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान के गिलगित शहर और सिकरदू शहर में के बाद जो है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो अपर एरियाज है, जो हमारे टूरिस्ट पॉइंट्स है, सयाती जो मकामात हैं, वहाँ नॉन लोकल्स यानी पंजाब और
केपी के जो बासर जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो हमारे गरीब लोगों से सस्ते दामों वहाँ की ज़मीनें खरीद रहे हैं और वो सस्ते दामों ज़मीनें बेच रहे हैं। और मुस्तकबिल करीब में ये तो खदशा किया जा सकता है कि उनके जो बच्चे हैं आने वाले वक्तों में उनके होटलों में वो वेटर और फिर कुक के काम करेंगे। तो यूँ टूरिस्ट पॉइंट्स पर इस वक्त बड़ी तादाद में ज़मीनें खरीद फरोख्त जारी है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है आने वाले दिनों में। तो आपका वो लैंड रिफॉर्म्स पे तो कोई काम भी नज़र नहीं आया, उससे भी कोई कानून साजी नहीं हुई। तो ये जो नॉन लोकल जो ज़मीनें खरीद रहे हैं, कोई कानून साजी हो जाए, कोई कवायद ज़वाबित होने चाहिए, उसके बाद ये मामला आगे बढ़े तो बेहतर होगा। आगिल देखें, आप एक पहली बात यह है कि आप किसी को ज़मीन खरीदने से, ज़मीन बेचने से नहीं रोक सकते। आप ऐसा कोई कानून मौजूद है? कवायद और ज़वाबित तो हम बना सकते हैं। नहीं, कवायद और ज़वाबित कैसे बनाएंगे आप? एक तो लैंड रिफॉर्म्स तकरीबन वो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, वो शायद वही ड्राफ्ट आ जाए अभी असम्बली में, या नई गवर्नमेंट आई है तो नई गवर्नमेंट अभी तो बुलाया किसी। अभी तो एक ही इनका कैबिनेट का इजलास हुआ है कल परसों में, तो अभी शायद ले आए हो, काम कर रहे हैं उस पर। शायद अमजद साहब इस पर बहुत संजीदा हैं, वो जब भी आते हैं उसी पे बात करते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की थी इस पर, लैंड रिफॉर्म्स का बहुत अच्छा कानून बना है। मैं खुद उस सारे प्रोसेस में ऑन बोर्ड रहा हूँ। अगर वही एक्ट आता है तो भी बेहतर है, अगर पुश्तरस का कोई और एक्ट अगर नई गवर्नमेंट लेके आती है तो भी बेहतर है। मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों के मालिकाना हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, लोगों को इनकी शामलाती अराज़ियात हैं, नाराजात हैं, उनमें इनके जितने हुकूक हैं उनको प्रोटेक्ट करें। और बात रही आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आखिर देखें, हम एक तो हर जगह आप यही बता रहे होते हैं हम सारे कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बिल्कुल, अब पोटेंशियल है तो आपके टूरिस्ट आते हैं, मसलन 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन टूरिस्ट आ गए यहाँ पे। अब आ गए तो एक तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ठीक करके देना है, फैसिलिटेट तो आपने करना है। बिल्कुल, रहने को कोई जगह है अभी, अब हम खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप सवाल पूछ रहे हैं कि और लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और सिर्फ वो आके होटल कोई बनाता है तो हम तो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि वो कितना कमाता है, लेकिन वो एक सहूलत दे रहा होता है आपके टूरिस्ट को। अगर वो सहूलत आपके लोकल लोग नहीं दे पा रहे हैं तो क्या हम अगली सदी तक इंतजार में रहे? तो बेहतर यही है कि लोकल लोग आ जाए, इस इंडस्ट्री में आ जाए, टूरिज्म पे आ जाए, काम करें, इन्वेस्टमेंट करें। आपके बहुत सारे लोग मुल्क के बगैर शहरों में हैं, मुल्क से बाहर कारोबार कर रहे हैं, तो वो आके अपने इलाके में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, इधर हमारे अपने 10 अजला के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं बहुत सारे इलाकों में। जिला गीजर में अभी जहाँ पे रोड बन रहा है एक्सप्रेस वे, तो उधर बाहर से वो लोग कम हैं, लोकल लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुसूसन अपर गीजर में। ठीक है, जो तौफीक है हमारे लोगों को भी कुछ संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, खुद से कोशिश करें, खुद से काम करें। थैंक यू सो मच नज़ीर भाई, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपका मशहूर है। नाजरीन, आप लोगों ने नज़ीर एडवोकेट साहब स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान की गुफ्तगू सुनी, और इसी के साथ आप तमाम दोस्त अहबाब और सुनने वालों से यही गुजारिश है, अपने इशूज़ और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।